आरिफ अलवी साहब जो हैं ना अपने पार्टी को नाराज़ करना चाह रहे हैं और ख़ुद भी अपने लिए मोटरवे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जितने भी शवाहिद जिस मर्जी क्वार्टर से आए हों वो तमाम के तमाम जो हैं वो सदर मुमलिकत के खिलाफ जा रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा वो इस किस्म की बेबसी शो कर रहे हैं जैसे उनको किसी ने बांध के प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है। मुतअद्दिद ऐसे बिल हैं जो उन्होंने 9 अगस्त को वापस किए थे, उसके ऊपर उन्होंने अपनी रीजंस लिखी थी कि जी ये क्यों बिल ये वापस किया जा रहा है। जो तो शक किए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने गेटमैन को भी फारग न कर दें क्योंकि और तो किसी को कर नहीं सकते। सादिक संजरानी साहब को सिग्नल दे दिया गया है। इस वक्त उनको पता है चेयरमैन जेल में है, क्यों ना खाली जगह पुर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम रिपोर्टर्स बैठक में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद ब्यूरो के ब्यूरो चीफ कामरान ख़ान और उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी यासर हुसैन। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जो कल से एक मुहिमा बना हुआ है हम सब के लिए कि वो क्या था कि सदर ने जो है बिल साइन भी कर दिए और कहते हैं मैंने साइन नहीं किए। कोई इस तरह का एक मुहिमा बना हुआ है। जानते हैं कामरान ख़ान साहब, बताइएगा ये बिल की हकीकत क्या है? क्या सदर आरिफ अलवी साहब ने ये साइन किए थे या नहीं किए थे? अभी तक जितने भी शवाहिद जिस मर्जी क्वार्टर से आए हों हमारे पास जो आए हैं, जो मीडिया पे चल रहा है, जो पब्लिक हो रहा है, जो सामने आ रहा है मंजर आम पे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो वो यानी कि उनका सिर्फ एक ट्वीट था और उसके मुकाबले में जो कुछ मीडिया पर नशर हो रहा था यानी ऐसा लग रहा था कि जी ये वो सदर के मुखालिफ कि जी सदर ने ऐसा क्यों किया, सदर ने रिजर्वेशंस क्यों नहीं लिखी, अपने ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं लिखे, उन्होंने ख़ुद दस्तखत क्यों नहीं किए, उन्होंने इसकी समरी क्यों नहीं बनाई, उन्होंने समरी बना के दस्तखत करके क्यों नहीं भेजे, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं भेज दिया जब असम्बली टूटने वाली थी या उससे पहले क्यों नहीं भेजा और उन्होंने जानबूझ के रखा। यानी सारे इल्ज़ामात जो थे वो उसमें उनके ख़िलाफ़ जा रहे थे। सदर ने यानी उन्होंने गवारा नहीं किया कि उस ट्वीट के बाद वो कोई अपने दिफा में कोई एक बात भी करते। आज अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो क्या हुआ है कि वो ऐवान सदर से बताया यासर ने कि जी उनका एक आया प्रेस रिलीज़ आया है जिसमें यह कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने इतने बड़े वाक़े पर, इतना बड़ा ही वाक़या था ना ये जिसने पूरी दुनिया में जनाब जी वो एक इतने बड़े वाक़े पर सदर मुमलिकत ने अपने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि अपने सेक्रेटरी जो हैं वक़ार साहब जो थे उनको उनकी खिदमत वापस कर दी। ये ऐसे ही नहीं जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कोई वाक़या अगर हो तो हमारे मुल्क में कहते थे कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो। बिल्कुल यही मिसाल दी जा सकती है। एक चीज़ और जो जानना चाहूँगा, एक आम आदमी जो है उसको नहीं मालूम कि सदर साहब क्या बात कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर जो है सदर साहब ने बिल वापस करने थे तो उसका क्या तरीक़ाकार था? जी, उसमें देखें हमने कल भी चीज़ें दी हैं। ये यहाँ पर जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है किसी भी किस्म की, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हर कॉरस्पॉन्डेंस जो है आपको पता है कि एक वो मामूली से दफ्तर से भी होती है ना तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, उसका एक डायरी नंबर होता है। किसी जगह भी आप जाते हैं वहाँ पर ऑफिशियल लेटर होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर जो है वो आप लगाते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी CV भी कहीं भेजते हैं तो उसके ऊपर एक जो है ना वो एक उसका प्रोसीजर होता है कि ऊपर एक कवरिंग लेटर लगे, आपका इंट्रोडक्टरी लेटर होता है। सदर मुमलिकत के आइन के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक यही है कि कोई लेजिस्लेशन अगर जाती है, कोई बिल जाता है उनके पास तो सदर मुमलिकत जो है वो उसको मंजूर करेंगे। मंजूरी की सूरत में भी वो अपने दस्तखत सब्त करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि जी असेंट का वाला मामला कि जी मंजूर हो गया है। और अगर उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ करना है तो वो फिर एतराज़ भी उसमें लिखते हैं, रकम करते हैं कि जी ये एतराज़ है, इन एतराज़ात की बुनियाद पर ये वापस हो रहा है और उस कवरिंग लेटर के ऊपर उनके साइन होते हैं और वो बिल जो है वो वापस आता है। सदर ने ये कैसे कह दिया कि जी मैंने उन्हें कहा कि जी बग़ैर दस्तखत के ये बिल जो है वो ऐसे ही वापस कर दो। कॉरस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस ऐसे वापस नहीं होती कि जी वो नहीं उसको ये डाकिए को ऐसे ही कह दो कि जी वो ऐसे ही वापस ले जाएगी। कोई बैरंग ख़त नहीं था जिसमें ना वो आप उसको कह दिया आपने। इसके लिए एक ऑफिशियल तरीका कार है। हमने कल अपने अपने ही चैनल पे हमने ये ख़बर दी थी कि मुतअद्दिद ऐसे बिल हैं जो उन्होंने 9 अगस्त को वापस किए थे और उन पे उन्होंने बाकायदा एक कवरिंग लेटर था, एक समरी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपनी रीज़न्स लिखी थी कि जी ये क्यों बिल ये वापस किया जा रहा है। किसी में उसने कहा कि जी ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, किसी में उन्होंने कहा कि जी इससे फ़लाँ के इख्तियार ख़त्म हो जाएंगे, किसी से कहा कि जी इसका स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो वजूहात दी थी और उन वजूहात की बिना पर उन्होंने लिखा जी इन वजूहात की बिना पर बिल वापस किया जाता है और नीचे उनके साइन हुए थे।
तो वो समरी ये तरीक़ाकार था, क्यों नहीं इसमें उस मामले में अडॉप्ट किया गया जिस पे कि सबकी निगाहें थी और जिसको वो खुद इतना सेंसिटिव समझ रहे थे कि उस पर उनको अब माफ़ी मांगनी पड़ रही है? या सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब लगता यूँ है कि उन्होंने पहले किसी को खुश करने के लिए जो है बिल वापस नहीं भिजवाया एतराज़ के साथ, और अब किसी की नाराज़गी के खौफ से माफ़ी मांगने लग गए हैं। क्या सूरत हाल है अवान सदर, क्योंकि आप कवर करते हैं, तो वहाँ अंदर के क्या हालात हैं, जो उनका स्टाफ है वो क्या कह रहा है, कौन है ज़िम्मेदार? शुक्रिया शहरयार साहब, कामरान साहब ने काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग भी दी। कल ये न्यूज़ जब आपको भी पता है ट्वीट पर आई, तो मैंने 3 बार पहले गौर से पढ़ी कि ये कह कौन रहा है, कहीं फेक अकाउंट तो नहीं। लेकिन ये ट्वीट जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ग्रुप में शेयर की गई उनके सेक्रेटरी की जानिब से, तब मुझे यकीन हुआ कि, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल, अब देखें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा, वो इस किस्म की बेबसी शो कर रहे हैं जैसे उनको किसी ने बांध के प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है। आज तो भी कामरान साहब ने बात की कि वकार जो उनके सेक्रेटरी थे उनको तब्दील कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट में उनको रिपोर्ट करने की हिदायत, और एक उमेरा नामी 22 ग्रेड के ऑफिसर आके, मुझे तो शक ये है कहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने डाकियों को भी आप फारग ना कर दें, अपने गेट मैन को भी फारग ना कर दें, क्योंकि और तो किसी को कर नहीं सकते। जिन पर बस चल रहा है तो उन्हीं पे बस चलेगा। देखें जी, अमला आप बेहतर जानते हैं शहरयार साहब, आप 30-35 साल से जर्नलिज्म में हैं। क्या इतना ज़्यादा मैं बुज़ुर्ग नहीं हूँ, तब मेरे 29 साल हुए हैं। तो शहरयार साहब तो बल्कि बचपन से ही जर्नलिस्ट हैं अपने आपके वाले साहब की तरफ से। ये भी शहरयार साहब देखें, ये अब अमला जो है, अमले को अगर कहा जाए तो क्या वो उनकी बात नहीं मानेंगे? आज तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। न्यूट्रल आप हैं या वो हैं? वो तो ऑफिशियल्स हैं, वो हैं ही न्यूट्रल। आप न्यूट्रल नहीं बन रहे, और ये अभी से नहीं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देखे, हाल ही उन्होंने ईद उल अज़हा पर उनके जो 30 से 32 अहल खाना थे उनको भेजा गया, इतना करोड़ों रुपए के खर्चे हुए। आप इस चीज़ को देखें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप कम से कम एतमाद में लें। ये इंटरनली मामलात हैं। आपकी इस ट्वीट से हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हुई, जगह हसाई का सबब बन गया। जो हमारा मुखालिफ मुल्क है, मैं तो उसको मुखालिफ ही कहता हूँ, किस किस्म की रिपोर्टिंग रात भर वहाँ पर की जाती रही, और वो इसको बेस बनाकर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को बेस बनाकर की जाती रही। आरिफ अलवी साहब जो हैं, ना अपने पार्टी को नाराज़ करना चाह रहे हैं, ना अपने सिक्योरिटी अमले को या ख़ास अमले को नाराज़ करना चाह रहे हैं, और ख़ुद भी अपने लिए मोटरवे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि मोटरवे के दरमियान में क़याम ताम भी होता है, इंटरचेंज भी होती हैं। आपको समझना चाहिए, आपको चाहिए था आप अहम तरीन इजलास, और 12 अगस्त को तो आपको आपके अमले ने कहा कि एक बिल की मियाद जो है मुकम्मल हो चुकी है आज ही, जो 2 अगस्त का था या कम अगस्त का था। तो आपने कहा 14 अगस्त के बाद हम भेजेंगे। दूसरे बिल की मियाद पूरी हो रही थी 18 तारीख को। तो आपने कहा बुध के दिन की मियाद, जो मुझे हमारे जो अहम सोर्सेज हैं उन्होंने कहा, तब आपने कहा कि एक दिन बाद इस पर बात करेंगे। जब बिल अप्रूव्ड हो गया, आर्टिकल जो 75 जो बता रहे, जो क्लास 2 है ख़ासकर उसमें, कि जब ये टाइम मुकम्मल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये बिल अप्रूव हो जाता है, और फिर आप अपनी वफादारी निभाने के लिए एक मिनट इसमें ये बताइएगा, वफादारी वो किससे निभा रहे हैं? वो जिससे निभा रहे हैं वो तो कैदी नंबर 408 है या 804 है। देखें जी, इस वक्त उनको पता है चेयरमैन जेल में है उनकी पार्टी का, वाइस चेयरमैन भी वो भी जेल में है। क्यों ना खाली जगह पुर की जाए। मेरी बात, हाँ, ये बात बड़ी मुनासिब सोच है। क्या ये साबित होगा उनके लिए नेक शगुन के वो इस तरह की माफ़ी मांगेंगे तो पार्टी में उन्हें माफ़ी मिल सकती है? देखिए, उनकी जॉब जो है 8 सितंबर को ख़त्म होने जा रही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और उनको पता है क्या सूरत हाल बनी हुई है, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर वो फाइज हैं। तो उन्होंने, अब जाहिर बात है 9 तारीख को बेरोज़गार हो जाना है, हम तो यही कहेंगे ना सौदे से। तो उन्होंने आगे पार्टी मामलात भी चलाने हैं, लेकिन अब वो जिनके साथ उनके अच्छे रवाबित और दोस्तियाँ भी थी, मैं ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, कल की ट्वीट के बाद वो भी नहीं रही। इन्होंने जो कमाया हुआ ताल्लुक़ था वो भी गंवा दिया। नहीं करना चाहिए था। देखें, मुल्क की मफाद के लिए मैं समझता हूँ ना, कोई भी सियासी जमात का सरबराह हो, वो इस किस्म के अगर काम करे तो ये हमारे मुल्क की बदनामी है। और इतने नाजुक दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, निगरान सेटअप चल रहा है, आप इतने अहम अगर एक्ट की मंजूरियाँ नहीं दे रहे, इससे पहले तो आप मुसलसल, आप 9 तारीख ले लें शहरयार साहब, 11 मिनट में
ये लाहौर में थे और शक किया जा रहा था कि ये लाहौर में शायद ये समरी, वो जानते थे 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली 48 घंटों में अप्रूव हो जानी है अगर ये साइन नहीं करते। तो ये क्या ये नहीं जानते थे कि ये टाइम भी 10-10 दिन का पूरा होगा? और इसमें हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप एतराज़ लगा कर आप भेज देते। आप तो एतराज़ भी नहीं लगा रहे और आप समरी वापस भेजने का भी कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है, इसमें अगर एक चीज़ में इजाफा कर दूं कि सदर मुमलिकत का 9 सितंबर इस मेरा ख्याल है वो इसमें मैं पहले ये आप अपनी बात तो कीजिएगा, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि अब आपको आरिफ अलवी साहब का सियासत में और पीटीआई में किरदार क्या नज़र आ रहा है? देखें, मैं नहीं समझता कि आरिफ अलवी जो है ना वो कोई, जब वो सदर बनने से पहले भी बेशक वो एमएनए की सीट जीत गए थे कराची से, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि कोई उनका ऐसा कोई लीडिंग रोल नहीं था। बहुत से ऐसे उनके साथ दूसरे थे सीनियर पार्टी रहनुमा भी, इवन जूनियर भी, जो कि डोमिनेट करते थे। सदर आरिफ अलवी का एज सच पार्टी पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के एतबार से कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। तो आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, वो उनके सोचने में है, जैसा यासर ने बताया कि जी शायद वो चाह रहे हों कि जनाब अब वो पार्टी के लिए शायद मुझे खिदमत अंजाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन ये इसके लिए ये इतना आसान नहीं है जनाब। ये काम जो उनसे नहीं हो सका, पार्टी चेयरमैन से नहीं हो सका, वाइस चेयरमैन जो है वो नहीं कर पा रहा, इस वक्त तो इन फाइटिंग जो है वो बाकी लोगों में कहा जा रहा है कि वो शुरू है। तो वहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जी ये आएंगे और ये आएंगे नेपोलियन की तरह ये छा जाएंगे और पार्टी को जनाब जी अपना वो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अपना, इनको तो बहुत अच्छा चांस मिला हुआ था कि ये चाहते तो 9 सितंबर के बाद इनके लिए इनडेफिनेट पीरियड के लिए इनको मौका मिल रहा था बोनस में। 5 साल के बाद जब तक नया सदर नहीं आता, आपको पता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक असम्बलियाँ नहीं आती, उस वक्त तक नया सदर नहीं आएगा, उस वक्त तक इनकी नौकरी जो है तो वो पक्की थी। लेकिन वो लग ये रहा है कि ये उनसे वो करवाना भी नहीं चाह रहे नौकरी करवाने वाले, और ये इन्होंने ख़ुद भी इतनी रिस्की शॉट खेली है कि जिसमें उनका तो मैं समझ रहा हूँ कि 5 साल भी ये अगर पूरे कर लें तो बड़ी बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके बाद इनको जो है ना वो कोई जो बोनस पीरियड है वो इनको मिलेगा। इसके लिए आपको ख़ुद पता है कि सादिक संजरानी साहब को सिग्नल दे दिया गया है कि ग्रीन सिग्नल उनको दे दिया गया कि आप तैयारी रखें। यासर, जाते जाते मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त पीटीआई के जो अंदरूनी सर्कल्स हैं उनमें क्या बात चल रही है, इस ख़ास तौर पर जो आरिफ अलवी साहब का एक इशू सामने आया है इसके ऊपर, और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से, क्योंकि चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन समेत काफ़ी सारे लोग जो हैं जेलों में, और वो पोजीशन बनी हुई नज़र आ रही है जो 2016-17 में बनी हुई थी नून लीग के लिए। तो क्या इस वक्त पोजीशन है? पीटीआई जो है इस वक्त बंद गली में फंस चुकी है अपने ही बयानात के बायस। आप 9 अप्रैल से आप ले लें रिजीम चेंज, 25 मई का भी आपको याद है, उसके बाद 26 नवंबर का जलसा ले लें, उससे पहले आप लाहौर से वज़ीराबाद तक रैली ले लें जिसमें पीटीआई चेयरमैन पर हमला भी हुआ, उसके बाद आप देख लें इन्होंने 26 नवंबर का जलसा किया तो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। आप यकीन करें मैं नाम नहीं लूँगा, इंतहाई अहम शख्सियत कहती है हम एक पीटीआई चेयरमैन के पाँव नहीं पड़े कि ना करें ऐसा काम, लेकिन उसमें फवाद चौधरी ने और कुछ और लोगों ने जो किरदार अदा किया, आज पार्टी जो है तबाही के धाने पर पहुंच गई। और अब तो कोई देखें, चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में हैं, शाह फरमान साहब पार्टी से साइड पर हो चुके हैं, कुछ लोग रोपोश हैं, कुछ लोग सऊदी उम्रा के लिए गए वापस ही नहीं आ रहे, कुछ लोग पेरिस चले गए, कुछ लोग अफ्रीका चले गए, इन्वेस्टर्स जो थे, मैं जुल्फी बुखारी की बात करूँगा, यूके चला गया, किराए अब कोई दे नहीं पा रहा, ना बनी गाला, ज़मान पाक रुल चुका है। तो इस किस्म के बयानियों के बाद, मैं बयानियों की बात करूंगा। अब पार्टी जो है, देखिए हम बात आप और मैं उस वक्त डिस्कशन कर रहे थे कि नून लीग के साथ भी इस किस्म का काम हुआ था, लेकिन नून लीग ने कभी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर बयानात नहीं दिए, किसी का बरमला चैलेंज नहीं किया। अब हम अपने सीनियर को अगर चैलेंज करेंगे तो वो सीनियर की मुझ में मसला होगा, वो सीनियर का मसला नहीं होगा। आप जानते हैं भाई, मैं तो चेयरमैन पीटीआई से बहुत हमारी कुर्बत है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो सबके साथ रखनी है। जैसे बच्चे को आप टॉफ़ी ना देना, लॉलीपॉप, और बच्चा टांगे मार मार के रो रहा हो, री करके रो रहा हो, ये इनसे मनसब गया तो ये वही काम शुरू है। तो आज मुल्क को किस धाने पर पहुंचाया हुआ है, इसमें पीटीआई का बहुत बड़ा रोल है।
देखिए अब क्या कहा यही जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, चूँकि वो बेसिकली डेंटल सर्जन है, तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपना क्लिनिक जो है वो उसको वापस कहा है कि उसकी साफ़ सुथराई शुरू कर दी जाए। लेकिन अगर किसी डेंटल सर्जन के हवाले से ये मशहूर हो जाए कि उसने निकालनी थी दाढ़ें ऊपर वाली लेकिन नीचे की निकाल दी हों जो ख़राब ही नहीं थी, तो ऐसे डेंटल सर्जन के पास कौन इलाज के लिए जाएगा। बहरहाल इसी एक लाइटर नोट के ऊपर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।